नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो प्रश्न है, न्यूरॉन का विश्राम विभव है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि न्यूरॉन का विश्राम विभव है। ऑप्शन 4 आपके पास है -95 MeV, +85, -70 एंड +70। पिछले ही व्याख्यान में हमने आपको बताया कि न्यूरॉन्स जब भी कोई उद्दीपक से उद्दीप्त होता है तो उसमें तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। उसी तंत्रिका आवेग के आधार पर ही सूचनाओं का संचरण सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा होता है। तो जब कोई भी न्यूरॉन किसी उद्दीपक से उपस्थित नहीं हुआ होता है तो वह विश्राम की स्थिति में होता है। उसी को विश्राम विभव कहा जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। उसकी एक निश्चित स्थिति होती है। तो जब न्यूरॉन विश्राम की स्थिति में होता है तो उसमें -70 MeV का विद्युत तरंग होता है। तो जो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है वह सही होता है सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता तालिका के लिए परिकलित काई स्क्वायर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आधारित था। यानी कि हम ध्यान दें तो जो ये तालिका है किसकी, काई स्क्वायर की जो तालिका है, उसके आधार पर जो डीएफ बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। यदि आकस्मिकता तालिका की 3 पंक्तियां हैं, यानी कि अगर आप पंक्तियां बना दें, कितनी, 3 पंक्तियां हैं, तो उसके कितने स्तंभ होंगे। तो आप स्तंभ भी बना लें। आप जानते हैं कि जब भी हम काई स्क्वायर से डीएफ की गणना करते हैं तो डीएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है C-1 एंड R-1। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो C-1 R-1, जहां तक बात करें कि पंक्तियां दी हुई है, यानी कि अगर पंक्ति दी हुई है तो पंक्ति ये बता रहे हैं कि 3 है तो 3-1 कर दें आप एक कोष्ठ में, तो यानी कि 2 × उसके बाद आप स्तंभ आपको निकालना है। जबकि डीएफ कितना है, डीएफ है कितना, 6। तो उस आधार पर आप देखें तो आपको जो स्तंभ प्राप्त होगा वो अवश्य ही 4 प्राप्त होंगे, क्योंकि 6 डीएफ लाने के लिए 3 से अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 6, जबकि C-1 यानी कि 4-1 करेंगे और 3-1 करेंगे तो आसानी से आप देख सकते हैं कि 3 × 2 = 6 आ रहा है। तो अवश्य ही इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। तो अगले प्रश्न पर बात करें तो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। अभिकथन है, मनोमिति परीक्षणों की परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता प्रक्षेपणीय परीक्षणों से ज्यादा होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट की अगर हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड्स से विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं तो वह प्रक्षेपणीय परीक्षणों यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट से क्या होता है, ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि जब हम साइकोमेट्रिक की बात करते हैं, साइकोमेट्रिक परीक्षणों की बात करते हैं, तो वो अवश्य ही उसकी जो विश्वसनीयता होगी वो प्रोजेक्टिव टेस्ट से अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विश्वसनीयता और वैधता होती है वह उन परीक्षणों से अधिक होती है। उसका कारण होता है कि इसमें जो त्रुटि प्रसरण होते हैं वो कम होते हैं। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो अभिकथन है वो तो सही है,
वही हम देखें शील गुण उपागम व्यक्तित्व की संगतता को मानकर चलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो शील गुण उपागम है वो यह मानता है कि जो व्यक्तित्व है वो उसमें क्या पाई जाती है, संगतता पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है, स्थिरता पाई जाती है। अवश्य ही यही भी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। लेकिन अगर हम मनोमिति परीक्षण के साथ विश्वसनीयता और प्रक्षेपणी परीक्षणों की बात करते हैं तो तर्क इस चीज की बात नहीं करता है, अर्थात ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस आधार पर आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो मिलान वाले प्रश्न हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में बुद्धि के मापक दिए हुए हैं और सेकंड में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। तो बुद्धि के मापक क्या हैं? ईईजी, प्रतिक्रिया समय, कल्चर फेयर परीक्षण, मौखिक परीक्षण। आप ध्यान दीजिएगा कि आगे दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक में विने, आइजेंग, गाल्ट और हॉर्न। आप देखें तो बहुत ही आसानी से आप प्रतिक्रिया समय से अवश्य ही आप मिला लेंगे किसको? गाल्टन से, क्योंकि गाल्टन ने ही रिएक्शन टाइम पर काम किया था, प्रतिक्रिया समय पर काम किया था। वही हम ईईजी की बात करें तो ईईजी आइजेंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वहीं कल्चर फेयर टेस्ट की बात करें तो वह हॉर्न तथा कैटल द्वारा दिया गया था। अब लास्ट में बचता है मौखिक परीक्षण, जो कि सबसे पहले बिने ने जो परीक्षण बनाया था वो एक तरह का मौखिक परीक्षण ही था। तो इस आधार पर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो राज्य में हाल ही में भीषण विनाशकारी बाढ़ के पश्चात एक मनोवैज्ञानिक ने 120 प्रतिभागियों का साक्षात्कार किया जिससे कि घटना के मनोवैज्ञानिक परिणामों या प्रभावों को समझा जा सके। यह किसका उदाहरण है? आप जानते हैं कि घटना क्या है, घट चुकी है। अब घटना घटने के पश्चात उसके क्या परिणाम आए हैं, क्या परिणाम है, उसका क्या प्रभाव है, इस पर अध्ययन करना चाहता है शोधकर्ता। तो अवश्य ही यह किसका उदाहरण होगा? घटना पश्चात क्षेत्रीय शोध, नियंत्रित शोध, मनोमिति शोध। आप ध्यान दीजिएगा, जब घटना घट चुकी है तो उसके पश्चात ही यह शोध किया जा रहा है जिसे आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। तो अवश्य ही यह जो ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का वो होगा ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। नेत्र के कुछ भाग दिए हुए हैं और उनकी संक्षिप्त विवरण उनका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दंड एवं शंकु नेत्र के भाग, आइरिस, पक्षमाभिकी पेशियां, अंध, स्थल। तो उसका विवरण है, आप देखिए और इसका मिलान करना है। तो पिछले भी व्याख्यानों में हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा की है जिसमें हमने आपको बताया कि जो आंख की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि नेत्र गोलक जो होता है उसमें से एक ऐसा बिंदु होता है जहां से जो नर्व्स निकलती हैं वो नर्व्स निकलकर कहां जाती हैं? ऑक्सीपिटल लोब पे जाती हैं और सामने की तरफ ये पुतली होता है। पुतली से सटी हुई ये दो मांसपेशियां होती हैं, जो मांसपेशियां क्या करती हैं? पुतली को छोटा बड़ा करके जो ऑब्जेक्ट है उसको रेटिना के सही स्थान पर प्रक्षेपित करती हैं। इतनी बात समझने के पश्चात आप अब प्रश्न पर बात करें, दंड और शंकु क्या होता है? यानी कि एक ऐसे रिसेप्टर हैं जो हमें प्रत्यक्षीकरण कराते हैं किसी भी विजुअल ऑब्जेक्ट का। तो विवरण हम पढ़ें तो देखेंगे कि व्यक्ति में स्थिर एवं अनूठे होते हैं और पहचान के लिए अंगुली छाप से बेहतर उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। रेटिना में फोटो रिसेप्टर, देखिए बहुत ही आसानी से बात करेंगे। रेटिना में फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं? हमने अभी आपको बताया कि जो दंड और शंकु होते हैं वो क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आता है उसकी संवेदना दंड और शंकु द्वारा होती है। रॉड्स जो होते हैं वो
रात में या ब्लैक एंड व्हाइट रोशनी के लिए सक्रिय होते हैं, जबकि कोन्स होते हैं वो रंगीन और दिन के रोशनी, चमकदार रोशनी में सक्रिय होते हैं। आइए अगली बात करें अक्ष चक्रिका, जहां दृक तंत्रिका रेशे मस्तिष्क जाने के लिए नेत्र को छोड़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन की बात कर रहा है कि जहां से जो तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क में जाने के लिए छोड़ती हैं, तो अवश्य ही इसको क्या कहते हैं आप, अंध बिंदु कहते हैं, क्योंकि जहां से ये तंत्रिकाएं निकलती हैं वहां पर ऑब्जेक्ट अगर पड़ता है तो हमें ऑब्जेक्ट की संवेदना नहीं होती है, तो अवश्य ही आप थर्ड को मिलाएंगे अंध बिंदु से। वहीं उसकी वक्रता को नियंत्रित करता है, जो कि फोकस किए जाने वाले वस्तु की दूरी के आधार पर परिवर्तित होता है। आप ध्यान दीजिएगा, उसकी वक्रता को, किसके, लेंस की वक्रता को, लेंस की वक्रता को नियंत्रित करता है कौन, सिलेरी पेशियां कहा जाता है, जिसे आप यहां पर देख रहे हैं पक्षमाभिकी पेशियां, यानी कि सिलेरी पेशियां हमारे लेंस के दोनों किनारों पर लगी होती हैं और वो लेंस को छोटा बड़ा करती हैं, दूर और नजदीक के वस्तुओं को सही स्थान पर रेटिना के प्रक्षेपित करने के लिए उसको सही आकार देती हैं। तो अवश्य ही आप 4 को मिलाएंगे आर से, पक्षमाभिकी पेशियां। अब एक ऑप्शन बचता है, व्यक्ति की स्थिर एवं अनूठे होते हैं और पहचान के लिए उंगली छाप से बेहतर उपयोग किए जाते हैं, तो आप अवश्य ही आइरिस को फर्स्ट से मिला देंगे। इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन क्या सही हो रहा है, बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दृष्टि मूलक चर और उसकी व्याख्या दी हुई है। आप ध्यान दीजिए, वर्ण, प्रदीप्ति, ज्योतिर्मयता, प्रकाश का तेज। वहीं संक्षिप्त व्याख्या में हम पढ़ें तो प्रेक्षक पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, यानी कि प्रेक्षक जो है उस पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, यानी कि प्रकाश का तेज यानी ब्राइटनेस की बात कर रहा है, तो अवश्य ही आप फर्स्ट को किससे मिलाएंगे, फर्स्ट को मिलाएंगे 4 से, यस से। वहीं हम बात करें प्रदीप्त सतह से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, यानी कि प्रदीप्त सतह से जब भी कोई, ये अगर सतह है, कोई प्रकाश जब भी आता है तो वो तुरंत प्रक्षेपित होता है दूसरी तरफ, अगर सतह से टकराता है तो प्रदीप्त सतह से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, तो अवश्य ही इसका जो ऑप्शन आप मिलाएंगे वो ज्योतिर्मयता, यानी कि आप ल्यूमिनेंस कहते हैं इसको, ज्योतिर्मयता से मिलाएंगे। आपतित प्रकाश की मात्रा, आपतित यानी कि जो प्रकाश की मात्रा, ये जो प्रकाश की मात्रा आ रही है उसको कह रहे हैं, उसको कहते हैं प्रदीप्त। तो आप अवश्य ही इसे मिलाएंगे, थर्ड को मिलाएंगे प्रदीप्त से, जिसे आप इल्यूमिनेंस कहते हैं। और अंत में जो बचता है प्रेक्षक पर पड़ने वाले प्रकाश की भिन्न तरंग दीर्घता का व्यक्तिपरक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, वर्ण कहलाता है, कलर कहलाता है। तो आप अवश्य ही इसको मिलाएंगे 4 से। तो इस आधार पर आप देखें तो कूट में जो आपका आंसर सही होता है वह आंसर सही होता है बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है, 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक अनुसंधान नीचे दिए कौन कौन से, क्षेत्रीय प्रयोग, प्रयोगशाला प्रयोग और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यदि उपयुक्त अनुसंधानों को शोधकर्ता की गौण प्रसरण नियंत्रण करने की क्षमता के संबंध में अधोगामी यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें व्यवस्थित किया जाता है तो प्रारूपित क्रम क्या होगा, यानी कि सबसे ऊपर जो प्रसरण नियंत्रण किसमें सबसे अधिक होता है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, जिसमें उससे कम होता है उसको नीचे, और जिसमें सबसे कम होता है उसमें उसको सबसे नीचे रखेंगे। तो इस आधार पर अगर आप देखें कि हम प्रसरण के नियंत्रण की बात करें, वेरिएंस कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, तो अवश्य ही जो प्रयोगशाला प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान में प्रसरण सर्वाधिक नियंत्रित होता है। तो आप सबसे पहले किसको लगाएंगे,
2 को। वहीं आप बात करें क्षेत्र प्रयोग की, तो अवश्य ही आप इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे, क्योंकि जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है उसमें तो घटना घट चुकी होती है, तो वहां पे संभावना ही नहीं बनती कि आप प्रसारण को क्या करें, नियंत्रित करें। तो यानी कि अगर सबसे कम संभावना या कम प्रसारण नियंत्रण करने की अगर किसी में बात आती है तो वो होता है थर्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और अगर आप देखें इस आधार पर तो जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा, ए। यानी कि सबसे पहले प्रयोगात्मक प्रयोग, प्रयोगशाला प्रयोग, उसके बाद फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो क्षुधा के अभिप्रेरण के लिए घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि भूख की बात की जा रही है, क्षुधा की बात कर रही है, उसकी अभिप्रेरणा को सही अनुक्रम में क्या, सबसे पहले क्या घटित होगा और अंत में क्या घटित होगा भूख के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, तो ऊर्जा के स्तर का अपने निर्धारित स्तर तक होना, भाई जब निर्धारित स्तर तक हो जाएगा तो क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, यानी कि आप संतुष्ट हो चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा के स्तर का अपने निर्धारित स्तर तक होना, तो ये तो पहले नहीं हो सकता है, ये कहाँ होगा, ये लास्ट में होना चाहिए। तो खाने का एक दौर ये बीच में होना चाहिए, ऊर्जा की कमी का होना, हाँ यहां पर बात आती है कुछ कि ऊर्जा की कमी सबसे पहले होगी, तो आप अवश्य ही इसको क्या नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। जब ऊर्जा की कमी होगी तो क्या होगा, आपको भूख लगेगी, इसको देंगे आप 2 नंबर। जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या करते हैं, आप अवश्य ही खाना खाने लगते हैं, इसको आप 3 नंबर देंगे। खाना खाने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको ऊर्जा के स्तर का एक निर्धारित स्तर तक हो जाना, जब ही खाना खाते समय जब ऊर्जा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे और आप खाना बंद कर देंगे। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो सबसे पहले 3, 5, 2, 1 और 4 आप देखें कि ऑप्शन में कहां है, तो वो ऑप्शन आपको मिल रहा है बी में, और आपका ऑप्शन सही होता है बी। अगले प्रश्न पर बात करें और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। तो जिन व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट अधिक होता है, तो वे लोग किस प्रकार का कार्य करना पसंद करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बहुत आसान, अत्यधिक कठिन, औसत से कठिन और सभी प्रकार के काम। तो बहुत आसान भी नहीं पसंद करते हैं ये लोग और बहुत कठिन भी नहीं पसंद करते हैं। तो अवश्य ही जो आपका ऑप्शन सही होगा, औसत से कठिन। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है सी। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा किस प्रकार लाभ पहुंचा रही है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि आप इससे और भी लाभ उठा सके। तो आपका यह व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।